हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर मुद्रा एंड बैंकिंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी और कुछ चीज़ें रह रही थी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी चीज़ें हैं। आज हम पार्ट 2 में देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमने कौन सी चीज़ उस वीडियो में डिस्कस करी है और कौन सी हम आज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद जाके उसको देख लेना है। ठीक है, और आपको अगर गुड स्कोर करना है पेपर में तो आपको सिलेबस और कितने वेटेज का कौन सा चैप्टर, ये आपको दिमाग में लगा रहना चाहिए, या ये सब लिख के आपके वॉल पे लगा रहना चाहिए जहाँ आप स्टडी करते हैं। ठीक है, तभी एकदम अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए कि कहाँ पे कितना समय देना है। ठीक है, तो पहली वीडियो में मैंने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 में बैंक दर, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, तो जो हमारी बैंक है, केंद्रीय बैंक RBI, इसका मेन काम क्या होता है? ऋण देना। ठीक है, और वाणिज्य बैंक की जमा स्वीकारना। जब RBI ऋण देता है, उधार देने लग जाए अगर पैसा, तो सब लेने लग जाएंगे, लेकिन उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ उपकरण इस्तेमाल करता है। ठीक है, जिससे चीज़ें बैलेंस में रहे। तो वो दो उपकरण हैं, पहला मात्रात्मक उपकरण, दूसरा गुणात्मक उपकरण। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है बैंक दर। बैंक दर ब्याज दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंक को अक्सर ऋण के रूप में पैसा उधार देता है। ठीक है, बैंक रेट क्या है? ब्याज दर है। ठीक है, जो केंद्रीय बैंक है घरेलू बैंक को ऋण देता है। ठीक है, जैसे कोई भी देश है, हमारा देश है, हमारा केंद्रीय बैंक क्या है? RBI। RBI क्या क्या करेगा? घरेलू बैंकों को ऋण देगा, और जब वो ऋण देगा तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट भी लगाएगा, जिसे हम बैंक दर कहते हैं। ठीक है, अगर जब बैंक दर बढ़ेगी तो ऋण कम होगा। ठीक है, तो ऋण लोग लेंगे ही नहीं। जब बैंक दर ज़्यादा कर देंगे तो ऋण कोई नहीं लेगा। अगर बैंक रेट कम हो गया तो लोग ऋण ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो ये है। तो आइए हम जानते हैं, जब बैंक दर में वृद्धि होती है तब ब्याज दर में वृद्धि होती है। ठीक है, पूंजी की लागत में वृद्धि होती है, साख की मांग में कमी होती है, मुद्रा की पूर्ति में भी कमी होती है। जब आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दोगे, यानी कि बैंक दर ज़्यादा हो जाएगा, तो लोग लोन नहीं लेंगे। लोन नहीं लेंगे तो मुद्रा पूर्ति में कमी आएगी। ठीक है, जब बैंक दर में कमी आती है तो ब्याज की बाजार दर में कमी होती है। ठीक है, पूंजी की लागत में कमी होती है, साख की मांग में वृद्धि होगी। जब आप कम इंटरेस्ट रेट पे आप ऋण दे रहे हो तो लोग ज़्यादा आपसे ऋण लेंगे, यानी कि साख लेंगे। साख लेंगे ज़्यादा तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। तो यह है बैंक दर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे रेपो रेट। ठीक है, जब केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को कम समय अवधि के लिए ऋण देता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। पिछला हमने क्या पढ़ा? बैंक दर। जब बैंक क्या करता है, बैंकों को RBI ऋण देता है तो उसे हम बैंक दर कहते हैं। और जब RBI कम समय के लिए वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है तो उस पर क्या चार्ज करता है? रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट कब लगता है? जब कम समय अवधि के लिए ऋण देता है RBI। ठीक है, तो हम देखते हैं, जब रेपो दर में वृद्धि हो जाए तो पूंजी की लागत में वृद्धि होती है, साख की मांग में कमी आती है। ठीक है, अगर कमी हो जाए रेपो दर में तो पूंजी की लागत में कमी होगी, साख की मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि जब कोई भी इंटरेस्ट रेट है, जब वो कम होगा तो लोग साख ज़्यादा लेंगे। ठीक है, जब वो बढ़ेगा, यानी कि जो दर है वो बढ़ जाएगी, तो लोग साख कम लेना करेंगे। ठीक है, ये हर जगह अप्लाई होता है। तो यह है रेपो रेट। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, जब केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को कम समय अवधि के लिए ऋण देता है तो उस पर रेपो रेट चार्ज करता है, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा जमा धन रखने पर ब्याज मिलता है। यानी कि रिवर्स रेपो रेट वो होता है जो वाणिज्य बैंक अपना जमा RBI के पास रखती हैं, उस पर RBI उनको कुछ इंटरेस्ट रेट देता है, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपना पैसा बैंक में रखा। ठीक है, बैंक क्या करेगी? आपको कुछ इंटरेस्ट देगी, यानी कुछ पैसा देगी। तो वैसा ही काम RBI इन बैंकों के लिए करती है। तो उस पर क्या चार्ज होता है? रिवर्स रेपो रेट। उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल क्यों होता है? देखिए, बाजार
में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। ठीक है, नकदी बाजार में जब बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाए, दिखाई देने लग जाए, तो आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो आइए हम समझते हैं कैसे। ये मार्केट में क्या है, लोग हैं, इनके पास क्या हो गया, जो कैश है वो ज़्यादा हो गया, यानी कि नगद बढ़ गया है बाजार में। ठीक है, तो बैंक आरबीआई क्या करेगा, ये रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, यानी कि हमारे पास पैसा रखो और हम उस पर ज़्यादा ब्याज दर देंगे। तो ये कॉमर्शियल बैंक है हमारी, यानी कि वाणिज्य बैंक, ये क्या करेंगे, पैसा लेके भागेंगे कहाँ, आरबीआई के पास। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगा। तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे, वाणिज्य बैंक ये इन बाज़ारों से लाएंगे। इन लोगों को भी क्या करेंगे, 1-2% इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी। ठीक है, आप हमारा पैसा हमारी बैंक में रखिए, ठीक है, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पाइए। तो सब जनता अपने पैसा लेके भागेगी, कहेगी हम बैंक में रख देंगे, हमें ज़्यादा रेट मिलेगा, यानी कि बैंक ब्याज दर मिलेगी। तो वही पैसा ये ले जाके आरबीआई में रख देती है ऑटोमेटिक। तो इसको बढ़ाने से देखिए डायरेक्ट पैसा कहाँ पहुँच गया, आरबीआई में पहुँच गया। तो बाजार में जो नगद है उसमें कमी आ गई। यही फायदा होता है रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने का। ठीक है, आई होप आपको रिवर्स रेपो रेट समझ आया होगा। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षी अनुपात। ठीक है, CRR यह किसी बैंक की कुल जमाओं का वह अनुपात है जिसे बैंक की नकदी के रूप में आरबीआई केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई वाणिज्य बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उसका कुल जमा 500 रुपये है। ठीक है, कुल जमा 500 रुपये है। ठीक है, उसका कुछ अनुपात यानी कुछ हिस्सा इसका ये क्या करेगी, इसको आरबीआई बैंक के पास रखना पड़ेगा। और ये जो हिस्सा अनुपात रखती है इसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि अपने कुल जमा का कुछ अनुपात आरबीआई के पास रखना। ठीक है, आई होप आपको कैश रिजर्व रेशियो समझ आया होगा। अब ऐसा ही कुछ SLR भी है। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात मूल रूप से आरक्षित की आवश्यकता होती है जिसे बैंकों से ग्राहकों को ऋण देने से पहले रखने की अपेक्षा की जाती है। जैसे कोई बैंक है, ठीक है, उसके पास सारी जनता ने अपना पैसा जमा करा दिया। ठीक है, और ये सारा पैसा आगे उठा के अगर ऋण में दे दिया तो वह जो जनता अपना पैसा रखी है बैंक में, उसको जब जरूरत पड़ेगी मांगने आएगी तो बैंक क्या देगा उसे। तो इसलिए इनकी जितनी भी जमा है इस बैंक की, इसमें से कुछ अनुपात अपने पास रखना होता है, जाना कि जो ग्राहक हमारे पास पैसा अपना रख के गए उन्हें आवश्यकता पड़ने पर हम दे पाएँ। इसे ही कहते हैं SLR। ठीक है, यानी कि समय पड़ने पर जो हमारे पास पैसा जिन्होंने जमा किया उनको आवश्यकता पड़े तो हम दे दें। ठीक है, तो कुछ हिस्सा इनके पास अपने पास रखना पड़ता है इनको देने के लिए। इसे कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। और SLR ये जो है रेट आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, इसका रेट कितना रखना है अपने पास, और ये भारत में ऋण वृद्धि पर नियंत्रण का एक रूप है। ठीक है, पिछले में CRR में क्या, कुछ हिस्सा अपना आरबीआई के पास रखना होता है और कुछ हिस्सा अपने पास ही रखना पड़ता है, और बाकी का बचा पैसा जो है वो ऋण के रूप में आगे हम दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ SLR, ये हुआ आरबीआई को दिया गया CRR। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे खुले बाजार की क्रिया। केंद्र बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने के कार्य को खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं द्वारा केंद्र बैंक साख का नियमन करती है। यानी कि कुछ प्रतिभूतियां होती है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में सिक्योरिटीज कहते हैं, बैंकों के पास होती है, उसको आरबीआई क्या करती है, खरीदती है और बेचती है, और इसी कार्य को खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस क्रियाओं का प्रयोग करके आरबीआई साख का नियमन करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जब साख का विस्तार करना होता है तो बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने लगता है। यानी कि जब हमें ऋण बढ़ाना है, यानी कि ज़्यादा साख प्रदान करना है, तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने लग जाएगा, जिससे बैंकों के पास नगद कोष बढ़ जाते हैं और ज़्यादा ऋण देने में समर्थ हो जाते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कोई बैंक है, इसके पास क्या है, कुछ सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ठीक है, और इनसे आरबीआई क्या करेगा, खरीद लेगा जब साख विस्तार करना रहेगा, और जब ये खरीदेगा इसके बदले पैसा देगा तो इनका क्या होगा, मुद्रा कोष जो है इनका बढ़ेगा, और मुद्रा कोष बढ़ेगा तो ये ज़्यादा ऋण दे पाएंगे। तो इससे ऑटोमेटिक क्या हुआ, साख का विस्तार हुआ। और वहीं
जब इनको साख डाउन करना है, यानी कि साख की जो मात्रा उसको कम करना है, तो ये क्या करेंगे, इनको प्रतिभूतियां वापस बेचने लग जाएंगे। जब ये बैंकें जो हैं ये खरीदेंगी तो इनके पास पैसे की कमी आएगी, पैसे की कमी आएगी तो ये क्या करेंगी, साख नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यानी कि जब बढ़ाना रहेगा तो ये खरीदना स्टार्ट कर देगी आरबीआई, और जब घटाना रहेगा तो ये बेचना स्टार्ट कर देगी, समझिएगा। ठीक है, इसी को मैंने लिखा है। इसी प्रकार साख की मात्रा को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचने लगता है। यानी कि जब साख की मात्रा को कम करना रहेगा तो केंद्रीय बैंक जो है बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचने लग जाएगा। ठीक है, जिससे उनके पास नगद कोष कम हो जाएगा। यानी कि जब वो बेचेगा तो खरीदेंगे, खरीदेंगे तो पैसा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो उनकी ऋण देने की क्षमता भी एकदम कम हो जाएगी। तो यही है खुले बाजार की प्रक्रिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो या अगले किसी वीडियो में इसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमांत आवश्यकता के माध्यम से साख का नियंत्रण। सीमांत आवश्यकता का तात्पर्य ऋण के लिए दी गई सुरक्षा के वर्तमान मूल्य और दिए गए ऋण के मूल्य के बीच अंतर। ठीक है, जैसे कोई ऋण दिया हमने किसी को, ठीक है, उसके बदले हम क्या कुछ रखते हैं, सुरक्षा रखते हैं। यानी कि जैसे कि आपकी भाषा में गिरवी रखते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ उसके गिरवी रखते हैं, उसका जो वर्तमान मूल्य है और जो ऋण दिया गया है उसका मूल्य है। ठीक है, उस मूल्यों के बीच का जो अंतर रहेगा उसे सीमांत आवश्यकता कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति या अस्फीति स्थिर करने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा। ठीक है, और केंद्र बैंक ने इसे अपनाया, और ये एक गुणात्मक विधि है। यानी कि साख नियंत्रण के लिए ये गुणात्मक विधि है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा जो मैंने विधि पढ़ाई थी ये समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो हम कमेंट करें, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।